चलिए बच्चों, आज की क्लास फिर शुरू करते हैं। आज हम अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का जो सेकेंड पार्ट है उसको शुरू कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने अर्धचालक के बारे में पढ़ लिया है। आपके समझ में आ गया होगा कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, क्योंकि इसी पर आगे की पूरी जो थ्योरी है और जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो इन अर्धचालकों के क्रियाविधि और इनका जो कैरेक्टर है उससे जुड़ा हुआ है। अर्धचालक के बारे में थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक दो तरह के बताए गए हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक चौथे ग्रुप के जितने भी तत्व हैं सभी अर्धचालकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और विशुद्ध अवस्था में इन्हीं को हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अशुद्ध अर्धचालक तब बनते हैं जब हम इम्प्योरिटी इसमें मिलाते हैं, यानी अशुद्धि मिलाते हैं, और अशुद्धि दो तरह से मिलाते हैं, इसलिए दो तरह के अशुद्ध अर्धचालक बनते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो एन टाइप कैसे बनता है? एन टाइप में हमने बताया था कि चतुर्थ ग्रुप के तत्व के साथ जब हम पांचवें ग्रुप के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। उसका कैरेक्टर क्या होता है? जब हम पांचवें ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो पांचवें ग्रुप के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम एंटीमनी लेते हैं तो एंटीमनी की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। पांचवें ग्रुप का आवर्त सारणी में पांचवें ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन ये चतुर्थ ग्रुप के हैं, इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये संयोजी बंध तो बना लेंगे, लेकिन एंटीमनी का 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा। तो इस तरह से जब हम पांचवें ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और कुछ तापीय प्रक्षोभ से संयोजी बंध टूटने से कुछ होल्स भी निर्मित होते हैं। तो इस तरह से मिनॉरिटी कैरियर्स यानी अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल के रूप में होते हैं, जिनको हम बीबर या धनावेशित छिद्र कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब हम चौथे ग्रुप के साथ तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं, तो जैसे बोरान हमने मिला दिया जर्मेनियम के साथ, तीसरे ग्रुप के तत्व की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब ये साझा करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के पास है, 3 इसके पास। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वही कमी धन आवेशित छिद्र की तरह व्यवहार करती है, जिसको हम बीबर या होल कहते हैं। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ होल्स होते हैं और कुछ तापीय प्रक्षोभ से संयोजी बंध टूटने से कुछ इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जिससे मिनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है। अब हम देखते हैं कि पी एन संधि कैसे बनती। जैसे इसका नाम है, पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ने से पी एन संधि बनती है। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। हम अगर जर्मेनियम क्रिस्टल लेकर उसके एक तरफ तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिला दें और दूसरी तरफ 5वें ग्रुप की अशुद्धि मिला दें। एक तरफ तीसरे ग्रुप की, एक तरफ 5वें ग्रुप की। जिधर हम तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे उधर पी टाइप होगा, जिधर हम 5वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे उधर एन टाइप होगा। तो इस तरह से पी टाइप और एन टाइप जहाँ पे मिलेंगे वो संधि कहलाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल लेके उनको गर्म करके जोड़ दें। अब ये जहाँ पर हम जोड़ेंगे, जैसा आप चित्र देख पा रहे हैं, ये जॉइंट है जिसको हम पी एन संधि कहते हैं। अब इसमें किस तरह की क्रिया होती है? इस तरह से जोड़ने से क्या उसमें परिवर्तन होता है? यहाँ पर देखिए, चित्र थोड़ा सा जटिल दिख रहा है, लेकिन इसको समझेंगे तो बहुत सरल लगेगा।
आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स की होती है। देखिए जो छोटे छोटे ये गोले दिख रहे हैं, ये वीवर हैं, होल हैं। इसमें कुछ ये सॉलिड गोले भी दिख रहे हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हैं। इधर एन टाइप में, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन की होती है। कुछ यहाँ पर ये देखिए वीवर भी दिख रहे हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या है कि जब हम ये जोड़ देते हैं दोनों तरह के अर्धचालकों को, तो इसमें विसरण की क्रिया शुरू होती है। एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी तरफ विसरित होने लगते हैं, यानी चलने लगते हैं या फैलने लगते हैं, और जो पी तरफ के जो होल्स होते हैं वो एन तरफ चलने लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि जैसे इधर से होल्स उधर गया, जब होल्स उधर जाएगा तो ये एक धन आवेशित परत यहाँ पर बनने लगेगी, और इलेक्ट्रॉन्स जब विसरित होकर इधर आएंगे तो ये एक परत यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की बन जाएगी। इसको हम ग्राही आयन कहते हैं। ग्राही आयन इसको इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर आकर के ये वीवर का स्थान ले लेता है। इलेक्ट्रॉन इधर आकर के वीवर का स्थान ले लेता है, इसलिए इसको हम ग्राही आयन कहते हैं। और इधर होल्स पहुंचा तो ये जो होल्स होते हैं, यानी ये जो धन आयन दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दाता आयन कहते हैं। दाता आयन इसलिए कहते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो जगह खाली बचती है, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो जगह खाली बचती है वहाँ पर धन आवेश आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम दाता आयन कहते हैं। तो देखिए पी वाले में ये ऋण आवेश और एन टाइप वाले में धन आवेश की एक परत बन जाती है। और इस तरह से यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य कैरियर्स नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते, सिर्फ एक परत होती है ग्राही आयन की और एक परत होती है दाता आयन की। इस क्षेत्र को हम अवक्षय परत कहते हैं। और ये ऋण और ये धन जो वोल्टेज यहाँ पैदा होता है, इसको हम पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विभव प्राचीर। अब ये जैसे विभव प्राचीर बन जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इधर आना और होल्स का उधर जाना बंद हो जाता है, और संधि जो है अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लेती है। इसमें एक चीज़ और होती है, प्रारंभ में जब इलेक्ट्रॉन का विसरण इधर होता है और होल्स का विसरण इधर होता है, तो धीरे धीरे ये प्राचीर विभव बढ़ता है। जैसे ये प्राचीर विभव बढ़ता है तो इसमें जो अल्पसंख्यक हैं, इधर जो होल्स हैं, ये दूसरे चित्र में देखिए होल्स इधर आने लगते हैं। इस ऋण प्लेट के प्रभाव से ये होल्स इधर आकर्षित होते हैं, और इधर के जो ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ये जो है इस धन प्लेट की वजह से या धन विभव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, उनके गति से एक धारा निर्मित होती है जिसको हम अनुगमन धारा कहते हैं। तो जैसे जैसे प्राचीर विभव बढ़ता है, अनुगमन धारा बढ़ती जाती है। तो एक तरफ विसरण हो रहा है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनका विसरण हो रहा है, उससे विसरण धारा बनती है। एक माइनॉरिटी कैरियर्स है, उनका भी एक दूसरे क्षेत्र में जाना हो रहा है, इससे अनुगमन धारा बनती है। तो अनुगमन धारा बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्राचीर विभव बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब अनुगमन धारा विसरण धारा के तुल्य हो जाती है। उस स्थिति में जो हमारा प्राचीर विभव है वो अधिकतम मान पर पहुंच जाता है,
उस स्थिति में हमारी संधि स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पोटेंशियल बैरियर बनता है इसको ध्यान में रखना है। ये आपकी अवक्षय परत हो गई। और ये जो ग्राही आयन दाता आयन कैसे बनते हैं, ये थोड़ा सा बेस जब आपको मजबूत रहेगा तो आगे चीज़ें समझ में आएंगी। अब आइए इसकी कार्य विधि समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए, चूँकि 2 सिरे हो जाते हैं इसलिए इसको डायोड कहते हैं, यानी पीएन डायोड। इस युक्ति का नाम पीएन डायोड पड़ गया है। इसकी जो कार्य विधि है, इसका जो सिंबल होता है इस टाइप का होता है सिंबल। इसमें ये एक त्रिभुज सॉलिड होता है जो ये P को इंगित करता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये N। तो इस टाइप से ये पीएन डायोड का सिंबल हो जाता है। ये 2 तरह से कार्य करता है। एक अग्र अभिनति होती है, अग्र अभिनति पर, और दूसरी पश्च अभिनति पर। सबसे पहले अग्र अभिनति देखते हैं। अग्र अभिनति में हम क्या करते हैं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ये आपका प्राचीर विभव हो गया। पी तरफ ऋण होता है और एन तरफ धन होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम P को बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं और N को हम बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं, यहाँ पे एक धारा मापी लगा देते हैं, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिए, कुछ इस टाइप से चित्र बना लेते हैं। ये प्लस ये माइनस, यानी P का संबंध प्लस से होता है और N का संबंध माइनस से होता है। अब देखिए, आप जानते हैं P में होल्स हैं, ये जो खोखले गोले हैं ये मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी में है। N टाइप में ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा हैं और होल्स कुछ संख्या में। जब हम P को प्लस से जोड़ते हैं तो ये जो होल्स होते हैं ये प्रतिकर्षित होते हैं। इस प्लस प्लेट से जो होल्स होते हैं वो प्रतिकर्षित होकर के विभव रोधिका को पार करके N तरफ जाते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके द्वारा ये प्रतिकर्षित होते हैं, इधर आते हैं। यानी होल्स जो है इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित होकर के इधर आएंगे। तो एक तो ये वजह है इलेक्ट्रॉन और होल्स की गति करने की। दूसरी देखिए, जब इसको हम P से जोड़ देते हैं तो ये जो विभव रोधिका का ऋण वोल्टेज है ये कमज़ोर होता है, और ये इधर ऋण से जब ये जुड़ जाता है तो इसका प्लस वोल्टेज कमज़ोर होता है। तो विभव रोधिका कमज़ोर पड़ जाती है और इलेक्ट्रॉन होल्स संधि को पार करके चलने लगते हैं, तो इससे धारा का मान बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस परिवर्ती रेजिस्टेंस की सहायता से वोल्टेज का मान बढ़ाएं तो हम देखते हैं जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता है ये धारा का मान ऐसे बढ़ता चला जाता है। धारा का मान प्रारंभ में तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति के बाद ये तेज़ी से बढ़ता है। ये एक स्थिति इसमें होती है जिसको हम नी वोल्टेज कहते हैं या जान वोल्टेज कहते हैं। नी माने होता है घुटना, एक तरह से घुटना टाइप का यहाँ पे बन रहा है। ये तब होता है
जब अप्लाई वोल्टेज प्राचीर विभव या विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो जाता है, उसके बाद उससे अधिक जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो धारा का मान तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ये देखिए, इसको अग्रभिनति हम इसीलिए कहते हैं कि इसमें हम जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ता जाता है। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें पश्च अभिनति आती है, दूसरी अभिनति। पश्च अभिनति में हम क्या करते हैं, ये सिरा हम बदल देते हैं, बस इतना कर देते, इधर माइनस कर देते हैं, इधर प्लस कर देते हैं। यानी P का संबंध हम ऋण से कर देंगे और N का संबंध धन से कर देंगे। तो ऐसा करने से देखिए क्या होगा, इसके जो ये होल्स हैं इधर अट्रैक्ट होंगे, होल यानी धन आवेशित छिद्र हैं तो ऋण प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर धन प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये संधि पर जो हमारा सर्किट है वो कट जाएगा। संधि पर आवेश वाहकों का प्रवाह नहीं होगा, यानी ना होल्स उधर जा रहे हैं और ना इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, ये इस टाइप से ऐसे आ रहा है। तो इसमें जो है धारा का मान बहुत कम होगा, और जो कम धारा होगी वो इन अल्पसंख्यकों की वजह से होगी। ये जो होल्स हैं वो तो इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, इनके लिए तो ठीक स्थिति है। लेकिन जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो संधि को पार करके एक दूसरे भाग में नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे धारा का मान नहीं बढ़ेगा। तो ऋण वोल्टेज इसको मानते हुए जब हम ग्राफ को बाईं तरफ ले जाते हैं तो ये देखिए धीरे धीरे धारा का मान बहुत मामूली बढ़ता है। इसमें भी एक ऐसा वोल्टेज प्राप्त होता है, यानी देखिए ये ऋण वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा वोल्टेज प्राप्त होता है जहां धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। ये जिस वोल्टेज पर ये घटना होती है उसको हम जेनर वोल्टेज कहते हैं या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ऋण विभव जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एक ऐसे मान पर हम पहुंच जाएंगे जहां पर धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अचानक धारा का मान बढ़ने का जो कारण होता है, उस स्थिति में संधि हमारी टूट जाती है। उच्च वोल्टेज पर जो सहसंयोजी बंध है बहुत संख्या में टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होल्स बनते हैं, और वो फिर जो है संधि ख़त्म हो जाती है और धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो जब भी हम इसको सर्किट में यूज करते हैं उसमें इसकी सीमा लिखी रहती है कि इसका जो कट ऑफ वोल्टेज है या जेनर वोल्टेज है इतना है, इससे ज़्यादा वोल्टेज इसको नहीं दिया जा सकता। तो उसकी सीमा में इसमें यानी जो जेनर वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज पर हमें धारा बहुत कम मात्रा में मिलती है, इसीलिए हम इसको पश्च अभिनति कहते हैं। तो ये दो अभिनति आपको याद रखना है। इसमें जैसे अभी हमने देखा कि इस टाइप से इसमें ग्राफ मिलता है, इसमें इस टाइप से ग्राफ मिलता है। इसमें एक गुणांक भी निकाला जाता है जिसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, RDC कहते हैं। इसमें सामान्यतः R का मान क्या होता है, V/I होता है ओम के नियम से। तो चूँकि ये ओमी परिपथ नहीं है तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है उसको हम dV लिखते हैं और धारा के मान में परिवर्तन DI, यानी dV/DI। इसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, RDA RDC ऐसा कुछ। तो एक चीज़ मैथमेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा नहीं है,
है ना, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद इसका जो हम उपयोग करते हैं दिष्टकरण में करते हैं। दिष्टकरण, दिष्टकरण का अर्थ क्या होता है? जब हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम रेक्टिफिकेशन या दिष्टकरण कहते हैं। ये दिष्टकरण पीएन डायोड की सहायता से संभव होता है और ये दो तरह का होता है। इसमें अर्ध तरंग दिष्टकरण होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे बनाना है आपको, देखिए ये आपका एक ट्रांसफार्मर हो गया। ये इस टाइप से ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। इधर आपका एसी सोर्स है, ये एसी यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, ये निवेशी सिग्नल हो गया। यहाँ पर आपको एक डायोड लगाना है, ये सिंगल डायोड एक लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस होगा, इसके सिरों के बीच हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर हमको आउटपुट मिलता है, ये हमारा इनपुट है। तो बस थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान लगेगा, कोई इसमें बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। आपके समझने के लिए बस थोड़ा सा सिद्धांत आपको काफ़ी है। इनपुट सिग्नल एसी है हमारा, तो किस टाइप का होता है आप जानते हैं, इस टाइप से होता है। इनपुट सिग्नल का स्वरूप कैसा होगा? प्रत्यावर्ती धारा को हम किस तरह से दिखाते हैं? इसी तरह दिखाते हैं ना, आधे चक्र में धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक, फिर ये धनात्मक फिर ऋणात्मक, इस तरह हमारा ये इनपुट सिग्नल होता है। अब देखिए ये जब एसी सिग्नल L2 कॉइल के माध्यम से इस परिपथ से गुजरेगा तो यहाँ देखिए अल्टरनेट, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, यानी ये हमारा पीएन डायोड है। तो प्रथम अर्ध चक्र में P पॉजिटिव होगा, P पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव होगा। तो ये कौन सी स्थिति होती है? अग्रविनति की होती है। जब P पॉजिटिव हो जाए और N नेगेटिव हो जाए तो ये स्थिति अग्रविनति की होती है, और अग्रविनति में धारा हमको मिलती है, यानी आउटपुट हमें मिलेगा। तो धनात्मक अर्धचक्र के संगत हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन जब ये ऋण वाला भाग गुजरेगा, यहाँ ये इतना समझ लेना है कि ये अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो जब प्लस गुजरेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, और जब ये माइनस भाग गुजरेगा तो ये डायोड हमारा रिवर्स व्यास में हो जाएगा, यानी पश्चविनति में हो जाएगा, तब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी इसके संगत हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर जब ये धनात्मक अर्धचक्र गुजरेगा तो फिर ये आउटपुट मिलेगा, फिर यहाँ जो है इसके संगत आउटपुट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, आउटपुट में हमें धारा एक ही दिशा में मिल रही है, नीचे धारा ऋण दिशा में नहीं मिल रही, रुक रुक के मिल रही। आधी तरंग के संगत हमें आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए हम इसको अर्ध तरंग
दिष्टकारी कहते हैं। तो इतनी थ्योरी है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। आपको एक दो बार इस चित्र बना के अभ्यास कर लेना है। इसमें सिंगल डायोड का इस्तेमाल करते हैं और ये एसी हमारा इनपुट है और ये अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है। तो जब प्लस सिग्नल गुजरेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, जब माइनस सिग्नल गुजरेगा तो हम रिवर्स व्यास में होने के कारण आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। अभी हमने बताया अग्रभिनति और पश्चभिनति। तो अग्रभिनति में क्या करते हैं, P को प्लस से और N को माइनस से जोड़ते हैं, तब वो अग्रभिनति होती है। और पश्चभिनति में हम P को ऋण से N को धन से जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, जब ये P से प्लस का संबंध होगा तब आउटपुट मिलेगा, और जब ऋण का संबंध होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है, लिखना है, बस हो गया। क्या होता है उसको तो भगवान ही जानता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत दे देते हैं, उसी के आधार पर हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, और ये सब सिद्धांत हैं। थोड़ा सा आप भी सिद्धांत को पकड़िए तो सक्सेस हो जाएंगे। वैज्ञानिक लोग थोड़ा बड़ा सिद्धांत देते हैं और व्यापक देते हैं, आप थोड़ा सा सिद्धांत को पकड़ के चलेंगे तो सफल हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो हमें डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, इसको हम भी डीसी लिखते हैं। ये चूँकि आधे मिलता है, ये आपका जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे आप करते चले जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ ये पाई पे मिलता है, इसलिए इसका जो मान होता है V0/π होता है। ये थोड़ा सा याद रखना होगा। और जो इसका जो AC मान होता है VAC या VRMS, इसका मान V0/2 होता है, यानी 0.5 V0 हाफ। तो इसमें मैथमेटिकल पोर्शन अगर आप लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं। बाकी ये चित्र बना दीजिए, ये इनपुट और ये आउटपुट, और थोड़ा सा समझा दीजिए कि कैसे हमें आउटपुट मिलता है। तो ये आपका हो गया अर्ध तरंग दृष्टिकारी। दूसरा इसमें है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हम थोड़ा सा दूसरे ढंग का परिपथ यूज करते हैं, और इसमें 2 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका थोड़ा सा चित्र बनाने का अभ्यास करें। L2 है, इसके एक सिरे से हम ये एक डायोड जोड़ दिए, ये आपका D1 हो गया, और एक डायोड यहाँ जोड़ते हैं जिसको हम D2 नाम दे देते हैं। और एक हम कनेक्शन यहाँ से करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है। इस टाइप से इसमें कनेक्शन करते हैं। ये आपका इनपुट हो गया। ये जो है इनपुट हो गया। अब इसमें देखिए समझना ये है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है RL, कुछ भी इस तरह से नॉमिनेशन कर दीजिए। इसमें होता क्या है कि जब पहला ये धनात्मक अर्धचक्र गुजरता है D1 से, तब ऋणात्मक अर्धचक्र किससे गुजरता है, D2 से गुजरता है। उस स्थिति में ये फॉरवर्ड व्यास पर होता है और ये रिवर्स व्यास पे होता है। D1 जो है फॉरवर्ड व्यास पर होगा और D2 रिवर्स व्यास में होगा। तो D1 काम करेगा, D1 काम करेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा।
D1 काम करेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। इसमें शायद इस टाइप से फिगर इसको देख लीजिएगा। तो इसमें जब प्रथम अर्धचक्र गुजरता है, तो D1 एक्टिव होता है, फॉरवर्ड में होता है, और D2 रिवर्स में होता है। इसके बाद जब ये ऋण अर्धचक्र गुजरेगा तो D1 रिवर्स में हो जाएगा और D2 फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो जब D2 फॉरवर्ड में होगा तो फिर से हमें आउटपुट मिलेगा। तो प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के संगत D1 हमारा अग्रवृद्धि पर होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, और ऋणात्मक अर्धचक्र के समय हमारा D2 अग्रवृद्धि पर होगा और D1 पश्चावृद्धि पर होगा। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट उसी दिशा में हमको आउटपुट मिलेगा। मतलब यहाँ देखिए, इसके संगत हमें ये मिलेगा, फिर इसके संगत भी हमें यहाँ मिलेगा, फिर इसके संगत तो मिलेगा ही, फिर इसके संगत भी मिलेगा। इस टाइप से हमें आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये AC हो गया, ये आपका DC हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरे तरंग का दृष्टिकरण हो रहा है। पूरे तरंग का दृष्टिकरण होता चला जा रहा है। जब ये प्लस में होगा और ये इधर ये माइनस में हो गया, यहाँ पर हमें धारा ये RL के सिरों के बीच हमें वोल्टेज मिलेगा। ये आपका P टाइप है, ये N टाइप है। तो होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो इसमें इस दिशा में हमें मान लीजिए धारा मिलती। और जब इसके होल्स इधर चलेंगे, ये फिर उसी दिशा में हमको धारा मिलेगी। मतलब आउटपुट हमें उसी डायरेक्शन में मिलेगा, इसलिए हम इसको DC धारा कहेंगे। तो इसमें हम दो डायोड की सहायता से AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें जो हमें VDC मिलता है वो V0/2π मिलता है। VDC का मान हो जाता है V0/2π। और चूंकि इसमें पूर्ण तरंग का दृष्टिकरण हो रहा है, इसमें जो Vrms होगा वो वर्ग माध्य मूल मान जिसको कहते हैं, ये होता है। तो इस तरह से इतना लिख देना है आपको। तो ये आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकरण हो जाएगा। तो यहीं आज की क्लास समाप्त करते हैं। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्रवृद्धि और पश्चावृद्धि पर कैसे काम करती है और कैसे ग्राफ खींचा जाता है, और पीएन संधि डायोड का हम उपयोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे करते हैं, इसको आप ठीक से तैयार कर लीजिएगा। आज की क्लास समाप्त करते हैं।